फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोटेल क्लासेस हाजीपुर में। आप सभी को हैप्पी दिवाली। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारी मनोकामना है कि आप सब लोग सफल हों और सुख समृद्धि आपके घर में आए। हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है बिहार एसआई 26/12/2021 के एग्ज़ाम में हिस्ट्री से पूछे गए क्वेश्चन, भारत के इतिहास से पूछे गए क्वेश्चन। पिछले सीरीज में हम लोगों ने भारत के इतिहास से पूछे गए 8 प्रश्नों का एनालिसिस किया था और एक प्रश्न उसमें छूट गया था मेरी चर्चा करने की। तो ये आप देखिए 9वां प्रश्न हम लोग आज चर्चा कर दे रहे हैं हिस्ट्री का। और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इसी एग्जामिनेशन का, यानी 26/12/2021 को ही जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार एसआई का, उसमें बिहार एसआई के एग्ज़ाम ने जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चन का हम लोग इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, इसी तरह से हम लोग बिहार एसआई के एग्जामिनेशन के संपूर्ण क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेंगे और जब हम 100 प्रश्नों का लेखा जोखा निकालेंगे किस विषय से कितने क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे और तैयारी की रणनीति बनाएंगे। उसके बाद हम लोग तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोगों का स्लोगन है अगली दिवाली वर्दी वाली, अगली दिवाली नौकरी वाली। आप सभी लोगों को ये स्लोगन हमेशा याद रखना है और कमेंट में लिखना है। आप सभी लोगों को अगले साल नौकरी में जाना है, दरोगा बनना है, बिहार पुलिस में जाना है या किसी और नौकरी में जाना है, तो वो लोग अपने नौकरी का नाम लिखेंगे और लिखेंगे अगली दिवाली बीपीएससी वाली, अगली दिवाली बीपीएससी टीचर वाली, अगली दिवाली वर्दी वाली, अगली दिवाली एसआई वाली, अगली दिवाली। इस तरह से जो भी बनना चाहते हैं वो इस कमेंट बॉक्स में नीचे लिखेंगे। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, ऐसा हम माँ लक्ष्मी से मनोकामना करते हैं और मनोकामना आपकी पूर्ण होंगी। आप सभी लोग कमेंट में लिखें अगली दिवाली नौकरी वाली, अगली दिवाली बिहार एसआई वाली, अगली दिवाली वर्दी वाली। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिहार एसआई के एग्जामिनेशन 26/12/2021 के 8 प्रश्नों को देखा था। एक क्वेश्चन हमसे छूट गया था, तो उस क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए, कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा फाहियान। फाहियान भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब जो इस वीडियो का मेन थीम है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन बिहार दरोगा एग्जाम डेट 26/12/2021। निम्न में से भारतीय संविधान के कौन सा या से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, नागरिकता चैप्टर का है। आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में भाग 22 होते हैं, 22 भाग है भारतीय संविधान में, जिसमें भाग 2 में नागरिकता है अनुच्छेद 5 से 11 में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, किस क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, तो 5 से 11। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि शुरू संविधान जो हमारा लागू हुआ था उसके अनुसार किसी भी राज्य में या केंद्र की सरकार में जो मंत्रिपरिषद की संख्या होती थी वो निश्चित नहीं थी। कितनी भी संख्या में मंत्रिपरिषद के गठन में कितने भी मंत्री बनाए जा सकते थे, कोई लिमिट नहीं था। लेकिन इससे खर्चे ज़्यादा हो रहे थे और सरकार के खजाने पर ज़्यादा बोझ पड़ रहा था, तो एक संशोधन किया गया है। उस संशोधन के बारे में पूछ रहा है कि किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को निश्चित कर दिया गया, सीमित कर दिया गया, जो 15% है। और वह संशोधन है 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की सदस्यों की संख्या निश्चित कर दिया गया है। वो कितना है फ्रेंड्स, 15% है। यानी केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार में अब अधिकतम वहाँ की कुल संख्या का, जैसे मान लीजिए बिहार है, तो बिहार में विधानसभा सदस्य जितने हैं उसकी कुल संख्या का मात्र 15%, यानी अधिकतम, मात्र नहीं कहेंगे, अधिकतम 15% ही यहाँ पे मंत्री बन सकते हैं। उसी तरह से केंद्र में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकता है। फ्रेंड्स, यही संशोधन है। और इसलिए आप देखिएगा कि केंद्र की सरकार में 543 लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ पे 82 अधिकतम मंत्री बन सकते हैं और बिहार में 243 विधानसभा सीट है, तो यहाँ पे 35 या 36 देख लीजिए कैलकुलेशन करके, यानी कि 15% ही मैक्सिमम बन सकता है।
विधानसभा की सदस्य संख्या का। इसी तरह से किसी भी राज्य में जितनी वहाँ विधानसभा सदस्य संख्या है उसका अधिकतम मंत्री बन सकता है कितना, 15%। ये ध्यान रखिएगा। संशोधन का मान है 91वां, 91st। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद, आप सभी लोग जानते हैं कि राज्य की सरकार में जो विधायिका है, व्यवस्थापिका है, उसके 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। होते नहीं हैं बल्कि हो सकते हैं। किसी किसी राज्य में 1 सदन भी हो सकता है। अगर 1 सदन जहाँ होगा वहाँ विधानसभा होगा, और जहाँ 2 सदन होंगे, यानी कहने का मतलब है कि केंद्र की सरकार में जो विधायिका होती है वो हमेशा द्विसदनीय होती है। वहाँ लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं। लेकिन राज्यों की सरकार में जो विधायिका होती है वो 1 सदनीय भी हो सकता है, द्विसदनीय भी हो सकता है। अगर किसी राज्य में 1 सदनीय विधायिका है तो वहाँ पे निश्चित रूप से विधानसभा होगी। अगर किसी राज्य में द्विसदनीय विधायिका है तो वहाँ पे विधानसभा के बाद एक और सदन होगी जिसका नाम विधान परिषद है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में कहा गया है कि किसी भी राज्य में 1 सदनीय हो सकता है विधायिका, द्विसदनीय हो सकता है। तो द्विसदनीय होगा तो कैसे होगा, कहने का मतलब यही इसी से प्रश्न पूछ रहा है। यानी किसी राज्य में अगर द्विसदनीय व्यवस्था रखनी है, यानी विधानसभा तो ऑलरेडी होनी है, वहाँ पे 1 सदन अगर होगी, 1 सदनीय विधानसभा वाली व्यवस्था है तो वहाँ 1 सदन विधानसभा होगी, 1 सदनीय विधायिका अगर है तो। अगर जहाँ 2 सदन वाली व्यवस्था है, द्विसदनीय विधायिका है किसी राज्य में, तो वहाँ पे अगर किसी राज्य में लाना हो तो क्या प्रोसेस है, अगर किसी राज्य में पहले से द्विसदनीय है तो हटाना हो तो क्या प्रोसेस है, इसका वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में। इसी से क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद का लाना हो, विधान परिषद का निर्माण करना हो, यानी सृजन करना हो, यानी जैसे मान लिया किसी राज्य में विधानसभा सिर्फ है और वहाँ विधान परिषद लाना है तो उसका क्या प्रोसेस है, और अगर किसी राज्य में पहले से विधान परिषद है तो उसको हटाना है तो क्या प्रक्रिया है। तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है कि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन यानी वहाँ स्थापना अथवा समाप्ति की जा सकती है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से चुनना है। तो पहला ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर सृजन अथवा समाप्ति के, यानी ये ऑप्शन कह रहा है कि राज्यपाल कह देगा संसद को कि हटा दीजिए तो हट जाएगा विधान परिषद, और ला दीजिए तो ला देगा। ये क्वेश्चन का ऑप्शन है। दूसरा कह रहा है राज्य के मुख्यमंत्री की संस्तुति पर, यानी राज्य के मुख्यमंत्री अगर सिफारिश कर दे केंद्र को, यानी कि संसद को लाना है विधान परिषद या हटाना है तो ऐसा हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है राज्य विधानसभा की तत्संबंधी, यानी राज्य विधानसभा उस तरह का प्रस्ताव पारित कर दे तो ऐसा हो सकता है। और चौथा है मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर ऐसा हो सकता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। तो ये सभी क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है उसमें सभी ऑप्शनों में सबसे सटीक आंसर है, सटीक क्या आंसर है, राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। यानी किसी राज्य में विधानसभा पहले से तो होनी है, विधानसभा तो हमेशा रहती है, वहाँ पे 1 सदन अगर व्यवस्था है। द्विसदनीय व्यवस्था वाली विधायिका में 1 सदन विधानसभा तो पहले से होती ही है फ्रेंड्स, विधान परिषद भी हो सकता है। तो विधान परिषद को अगर हटाना हो, यानी कहीं है तो हटाया जा सकता है, लाना है तो लाया जा सकता है। तो ये होता है उस राज्य की विधानसभा अपने सदन में 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे और यह प्रस्ताव भेज दे संसद को, और संसद भी मंजूरी दे दे तो उस राज्य में विधानसभा के अलावा, यानी विधानसभा तो रहती ही है, बार बार कह रहे हैं, तो विधानसभा के अलावा यानी विधान परिषद का भी गठन हो जाएगा। यदि गठन करने का प्रस्ताव है तो गठन हो जाएगा, और हटाने का प्रस्ताव अगर पहले से कहीं है और हटाना है तो भी यही प्रक्रिया है। अगर वहाँ की विधानसभा बहुमत से पारित 2/3 बहुमत से पारित कर दे और संसद वहाँ पे मंजूरी दे दे तो वहाँ पे विधान परिषद हट जाएगा। यानी यही क्वेश्चन था कि किसी राज्य में विधान परिषद लाना है यानी सृजन करना है या समाप्ति करना है तो क्या प्रक्रिया है फ्रेंड्स। तो उसका आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा कि तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर किसके द्वारा, संसद के द्वारा। यानी कह सकते हैं कि किसी राज्य में विधान परिषद को लाना है या हटाना है, इसका अंतिम पावर संसद के पास है, लेकिन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है उस राज्य की विधानसभा में। उस राज्य की विधानसभा अगर संकल्प पारित करके संसद को दे देती है तो संसद मंजूरी कर देती है, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। आप सब लोग लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे फ्रेंड्स। बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनते हैं, आप सभी लोग इसको समझिएगा और ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देंगे। और कमेंट बॉक्स में आज लिखना है हर हालत में कि अगली दिवाली नौकरी वाली, अगली दिवाली वर्दी वाली, अगली दिवाली बीपीएससी टीचर वाली, अगली दिवाली एसडीएम वाली, अगली दिवाली डीएसपी वाली। यानी आपको जो भी लक्ष्य है वो लिखिए नीचे, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि अगले 1 साल तक अगर मेरे साथ रहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं नौकरी अवश्य लग जाएगी, ये मैं दावा करता हूँ।
चलिए, संसद की गणपूर्ति निश्चित है। देखिए, संसद की गणपूर्ति कहने का मतलब है कि संसद जब बैठक होती है तो गणपूर्ति क्या होता है? गणपूर्ति को इंग्लिश में कहते हैं कोरम, यानी किसी भी बैठक को होने के लिए उसके कुल सदस्यों के कितने लोग आएंगे तो बैठक हो सकती है, वरना बैठक कैंसिल हो जाएगी, है ना। जैसे हम ही लोग कभी बोलते हैं कि चलो साथी मिलकर कि इतना आदमी हम लोग चलेंगे, ये चीज़ वहाँ जाना है, तो अगर वहाँ जाने में अगर मान लिया आप 50 को दोस्त हैं या 10 दोस्त हैं, उसमें से कम कितने दोस्त जाने के लिए तैयार होंगे तो आप जाइएगा। गणपूर्ति उसी को कहते हैं, यानी किसी भी मीटिंग को करने के लिए कुल सदस्यों का कम से कम कितना सदस्य हो ताकि वह मीटिंग हो सके, तो इसी को कहते हैं कोरम। तो संसद की बैठक जब होती है तो उसकी कम से कम कितने सदस्य उस दिन बैठक में आए तभी बैठक होगी, वरना बैठक कैंसिल हो जाएगी, यही कह रहा है। तो इसी को गणपूर्ति कहते हैं। तो स्टूडेंट देख लीजिए, सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होता है, यही आंसर होगा। और सब आंसर गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। अगर लोकसभा में मान लिया 543 सदस्य हैं तो उसका 10% 54 होता है, यानी अगर 54 सदस्य से कम आएगा किस लोकसभा की बैठक में तो उस दिन लोकसभा की बैठक कैंसिल हो जाएगी। यानी किसी भी मीटिंग के लिए, संसद के किसी भी सदन की मीटिंग के लिए कम से कम 10% सदस्य संख्या होना जरूरी है। न्यूनतम, यानी कह सकते हैं कि न्यूनतम सदस्य संख्या मीटिंग के लिए जो आवश्यक होती है उसे ही कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10वां भाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लाइड करने में मुझे आ गया है, स्लाइड करके अगला क्वेश्चन लाता हूं मैं। देखिए, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि कहने का मतलब बिहार एसआई के 26/12/2021 के एग्जामिनेशन में फ्रेंड्स बिहार एसआई से 5 क्वेश्चन पूछे थे। हम लोगों ने देखा पिछले वीडियो में 8 क्वेश्चन और एक आज 9, यानी हिस्ट्री से 9 क्वेश्चन था भारत के इतिहास से, और पॉलिटी से 5 क्वेश्चन थे, यानी 2 विषय मिला करके आपके उस एग्जामिनेशन में 14 क्वेश्चन थे। तो यही स्ट्रेटजी बनानी है हम लोगों को। अगले 1 से 2 दिनों में हम सारे चीज़ों को यहाँ डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे कि किस विषय से कितना क्वेश्चन आता है, उसकी तैयारी कैसे करेंगे, और तैयारी में हम लोग शुरू कर देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अगली दिवाली वर्दी वाली, अगली दिवाली वर्दी वाली, अगली दिवाली नौकरी वाली। चलिए, क्वेश्चन पूछ रहा है, सुमिलित करने के लिए कह रहा है सूची 1 और सूची 2। कह रहा है कि सूची 1 में है ग्राम पंचायत का गठन, समान नागरिक संहिता, कृषि और पशुपालन, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। इधर है अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44। देखिए फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत का गठन का जो प्रक्रिया है फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत का जो गठन का जो प्रोसेस है फ्रेंड्स, वो अनुच्छेद 40 में है। ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किस में है फ्रेंड्स? अनुच्छेद 40। तो 1 का 3 हो जाएगा। समान नागरिक संहिता जो अभी काफ़ी चर्चा में है फ्रेंड्स, ये आपको अनुच्छेद 44 में है, तो बी का 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। कृषि और पशुपालन जो है इसमें, इसका जो चर्चा है आपको अनुच्छेद 48 में है, तो सी का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 2 हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करने के बाद कहा गया है अनुच्छेद आपको 50 में, यानी डी का हो जाएगा फ्रेंड्स 1। अब इसको यहाँ मैच कीजिए, ए का 3 है कहीं, ए का 3 यहाँ है, बी का 4 भी यहाँ है, सी का 2 भी है, डी का 1 भी है फ्रेंड्स। पहला में ही आंसर आ गया इसका। देखिए, ए आंसर हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। यानी कि ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, कृषि और पशुपालन का जो व्यवस्था करना है सरकार को कोशिश करनी है वो अनुच्छेद 48, और कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। ये सभी जो टॉपिक है स्टूडेंट, ये है भारतीय संविधान के भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जो 36 से 51 तक में है। देख रहे हैं, ये सारे अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत ही हैं। तो इसी टॉपिक से ये क्वेश्चन उठाया था। चलिए, तो आज हम लोग ने डिस्कस किया बिहार एसआई के एग्जामिनेशन में हमने डिस्कस किया बिहार एसआई के एग्ज़ाम में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से पूछे गए प्रश्नों का, और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसी एग्जामिनेशन के हिस्ट्री से पूछे गए क्वेश्चन का। इस तरीके से बिहार एसआई के पिछले एग्जामिनेशन में हिस्ट्री से 9 प्रश्न थे और पॉलिटी से 5 प्रश्न थे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम लोग बहुत जल्द इसके सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद एग्जामिनेशन की रणनीति बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, नीचे कमेंट करना है, तभी आप एसआई बनेंगे, तभी आप बिहार पुलिस बनेंगे, तभी आप बीपीएससी टीचर बनेंगे।
और एक और बात, कोई भी सिलेबस है, आपको बीपीएससी टीचर ही देना है, अगर आप सोशल साइंस उसमें देना है किसी विषय से, तो हिस्ट्री वहाँ पढ़ना ही है, पॉलिटी पढ़ना ही है। तो ऐसे वीडियो देखा कीजिए, ये नहीं कि बिहार एसआई का हेडिंग रहेगा तो आप लोग बीपीएससी टीचर वाले लोग हट जाइए, नहीं वीडियो नहीं देखना बिहार एसआई का, नहीं, बिहार एसआई में भी अगर पूछेगा हिस्ट्री तो वो भी पढ़ना है, क्योंकि बीपीएससी टीचर में या बीपीएससी के 70वीं में या बिहार पुलिस में या बिहार एसएससी में भी हिस्ट्री तो पूछता ही है। तो आप विषय को देख करके आप काम करेंगे, ना कि वीडियो के टाइटल से कि बिहार एसआई का है तो आप भाग जाइएगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगली दिवाली बड़ दिवाली, इसी स्लोगन के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि आप सभी को कमेंट करके नीचे लिखना है अगली दिवाली नौकरी वाली। आप सभी की मनोकामना माँ लक्ष्मी जरूर पूर्ण करेंगी, आप कमेंट करके लिखेंगे तो ज़रूर पूरा होगा आपका सपना। धन्यवाद।